गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्टार्ट कराने जा रहे हैं पार्ट 4 का अगला टॉपिक, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, हेडिंग डालिए रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता। मेंडल के नियमों पर आधारित है, कुछ इसमें मेंडल के नियम भी काम आएंगे। इसको देखते हैं, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता है क्या। आपको मालूम है रुधिर वर्ग जो होते हैं या रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। वो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर होते हैं। मैंने आपको बताया कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनकी सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन ए पाया जाता है और प्रतिजन बी भी पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों? कुछ व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर केवल प्रतिजन ए होता है और कुछ व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर केवल प्रतिजन बी होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं होता है। इस प्रकार वह व्यक्ति जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए भी होता है। इसका ए होगा रुधिर वर्ग, इसका बी होगा और यहां पर कोई नहीं, 0, तो इसका रुधिर वर्ग ये होगा 0, ओ। इसका रुधिर वर्ग क्या होगा बच्चों? ओ। अब रुधिर वर्ग कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं। 2 प्रकार के प्रतिजन ये वाले उपस्थित होते हैं। ठीक है ना बच्चों? ये दोनों प्रकार के प्रतिजन जो होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर एक जीन पाया जाता है। उस जीन का नाम है आई जीन। क्या नाम है उस जीन का? जीन आई या फिर आई जीन नाम है। इस आई जीन के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। जीन, इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। कितने युग्म विकल्पी होते हैं बच्चों? 3 युग्म विकल्पी होते हैं। पहला होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी और तीसरा होता है आई नॉट या फिर इसको कहते हैं स्मॉल आई। ठीक है ना बच्चों? इसको या फिर क्या कहते हैं? स्मॉल आई कहते हैं। आगे देखते हैं। स्मॉल आई, जो आई ए युग्म विकल्पी है, आई ए जो विकल्पी है ये प्रभावी होता है और प्रतिजन ए का निर्माण करता है। आई बी युग्म विकल्पी ये भी प्रभावी होता है, ये प्रतिजन बी का निर्माण करता है। और ये जो प्रतिजन है आई नॉट या स्मॉल आई, ये बच्चों अप्रभावी होता है। अप्रभावी होने का मतलब है ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, ये कोई प्रतिजन उत्पन्न नहीं करता, कोई प्रतिजन नहीं। तो जो प्रतिजन होते हैं वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस जीन के 3 विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट या स्मॉल आई। आई ए, आई बी तथा प्रभावी होते हैं एवं प्रतिजन ए और प्रतिजन बी का निर्माण करते हैं। और जबकि स्मॉल आई जो विकल्पी है ये अप्रभावी होता है, ये कोई प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बच्चों ये है, जो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता या रुधिर वर्ग का जब अध्ययन किया गया, ये 1-2 व्यक्तियों पर नहीं किया गया बच्चों, ये पूरी जनसंख्या पर किया गया। ठीक है ना? अनेक व्यक्तियों से सैंपल लिए गए, ब्लड सैंपल, रक्त के सैंपल लिए गए, उनमें प्रतिजनों की उपस्थिति का पता लगाया। उस आधार पर निष्कर्ष निकला कि आई ए, आई बी और आई, ये 3 युग्म विकल्पी होते हैं आई जीन के, और ये प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होता है। ठीक है ना? दूसरी बात ये निष्कर्ष निकाला गया, किसी भी व्यक्ति के रुधिर में लाल रुधिर कणिका होती हैं, उनकी सतह पर जीन आई होता है। ठीक है ना?
उस व्यक्ति में या केवल किसी पर्सनल व्यक्ति में या एक व्यक्ति में केवल 2 ही विकल्पी पाए जाते हैं। तीनों विकल्पी एक साथ नहीं पाए जा सकते। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। किसी भी एक व्यक्ति में 2 ही युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा आप लोग लिखिए। हेडिंग लगाइए बच्चों, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता। देखें, मानव में रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। मानव में रक्त समूह जो होते हैं बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? A, B, AB तथा O। ठीक है ना, ये होते हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, मानव के रुधिर में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक जीन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे I, पाया जाता है। एक जीन I पाया जाता है जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। कितने होते हैं भैया? जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। जो निम्न है IA, IB तथा I0, या इसको लिख सकते हैं बच्चों हम स्मॉल I। ये 3 युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है ना। आगे से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, डैश लगा के लिखेंगे, IA तथा IB युग्म विकल्पी प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रभावी होते हैं तथा क्रमशः प्रतिजन A और प्रतिजन B का निर्माण करते हैं। प्रतिजन A तथा प्रतिजन B का निर्माण करते हैं। ठीक है ना बच्चों। IA प्रतिजन A का निर्माण करेगा और IB प्रतिजन B का निर्माण करेगा। जबकि I0 या स्मॉल I अप्रभावी होता है और किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। आगे लिखें बच्चों, किसी व्यक्ति के
डैश लगा के लिखें, किसी व्यक्ति के रुधिर में उपस्थित आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल या कार्पल्स, आरबीसी लाल रुधिर कणिका एक ही बात है, की सतह पर केवल दो प्रकार के विकल्पी पाए जाते हैं, केवल दो प्रकार के विकल्पी पाए जाते हैं। बच्चों तीनों विकल्पी एक साथ नहीं पाए जाएंगे, किसी एक व्यक्ति में केवल दो ही पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए रुधिर वर्ग या रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अध्ययन बहुत सारी जनसंख्या पर किया गया, ठीक है ना। केवल दो प्रकार के विकल्पी पाए जाते हैं। आगे लिखें, इस प्रकार किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग, इस प्रकार किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग केवल दो प्रकार के युग्म विकल्पियों, केवल दो प्रकार के युग्म विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ठीक है ना। तो केवल दो ही विकल्पी पाए जाते हैं, तीन विकल्पी एक साथ नहीं पाए जाते, ठीक है ना बच्चों। आगे लिखें, इस प्रकार मनुष्य में, इसी में कंटिन्यू करें बच्चों, इस प्रकार मनुष्य में रुधिर वर्ग के, इस प्रकार मनुष्य में रुधिर वर्ग के केवल 6 प्रकार के जीन प्रारूप, केवल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। केवल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। तो बच्चों एक व्यक्ति में केवल 2 ही युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव के रुधिर वर्ग के केवल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। अब ये 6 प्रकार के जीन प्रारूप है क्या, कैसे पाए जाते हैं, इनको देखते हैं अभी, ठीक है ना बच्चों। तो हाँ तो बच्चों चलिए 6 प्रकार के जीन प्रारूप कैसे प्राप्त होते हैं, देखो ध्यान से। रुधिर क्रम संख्या, रुधिर वर्ग कितने होते हैं बच्चों, 4, 1 2 3 4। यहां पे लिखेंगे रुधिर वर्ग ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। यहां पर लिख लेते हैं बच्चों प्रतिजन। रुधिर वर्ग में प्रतिजन ए पाया जाता है, बी में प्रतिजन बी पाया जाता है, ए बी में प्रतिजन ए भी पाया जाता है और प्रतिजन
बी भी पाया जाता है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, कोई प्रतिजन नहीं। आगे देखते हैं, चलो आगे जीन प्रारूप, जीन प्रारूप की बात करते हैं। ध्यान से समझना है बच्चों। देखो, आई जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं बच्चों? 3, IA, IB और एक होता है बच्चों I0, या इसको स्मॉल आई लिख दूं, ठीक है ना। ये वाला प्रतिजन ए का निर्माण करता है, ये प्रतिजन बी का निर्माण करता है, और ये कोई प्रतिजन का निर्माण नहीं करता, कोई किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेता, ठीक है ना बच्चों। हम रुधिर वर्ग ए की बात कर रहे हैं बच्चों, रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए पाया जाता है। तो इसके रक्त में कौन कौन से विकल्पी पाए जाएंगे? इसके रक्त में वे ही विकल्पी पाए जाएंगे जिनसे ए प्रतिजन का निर्माण हो, ठीक है ना। तो IA ये दोनों विकल्पी इसमें पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 पाए जाते हैं एक व्यक्ति में, तो मैंने दोनों लिख दिए। ये भी ए प्रतिजन का निर्माण करेगा और ये भी ए प्रतिजन का निर्माण करेगा। तो रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति में ये 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक प्रतिजन का निर्माण करेंगे। और जीन प्रारूप और क्या बन सकता है बच्चों? IA पाया जा सकता है इसमें, स्मॉल आई भी इसमें पाया जा सकता है। क्यों बच्चों? सर स्मॉल आई क्यों पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जा सकता है। IA तो प्रतिजन ए का निर्माण करेगा, लेकिन स्मॉल आई कोई प्रतिजन का निर्माण नहीं करेगा। तो रुधिर में केवल ए प्रतिजन ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ये भी दोनों पाए जाएंगे तो ए ही प्रतिजन बनेगा और वो रुधिर वर्ग ए कहलाएगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं प्रतिजन बी। रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति में बी प्रतिजन होता है, हमको मालूम है। तो इनमें से एक तो हम IB रख सकते हैं, ठीक है ना। एक रख सकते हैं भाई बच्चों IB स्मॉल आई, ठीक है ना बच्चों। इनसे भी दोनों युग्म विकल्पियों से बी प्रतिजन बनेगा, इनसे एक से बी प्रतिजन बनेगा, एक से कुछ नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बन रहा तो, लेकिन पाया तो जा रहा है ना बी प्रतिजन। अब बच्चों इसमें मैं एक और रख के देखता हूँ, नीचे रख के देख लेता हूँ। इसमें IA स्मॉल आई रख दूँ, चलो इसमें स्मॉल आई भी रख दूँ, तो क्या होगा? अगर मैं इसमें इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का जीन प्रारूप IA और स्मॉल आई बनाऊंगा तो IA प्रभावी होता है, ए प्रतिजन का निर्माण करेगा, जबकि रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति में तो ए प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, इसलिए ये वाला जीन प्रारूप नहीं बनेगा। अगर दोनों को रख दूं मैं यहाँ पे, इससे कोई प्रतिजन नहीं बनेगा, इससे कोई प्रतिजन नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रतिजन तो बी बनना चाहिए, तो इसको भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। आगे समझ में आ गया ना। आगे AB वाले व्यक्ति में का जीन प्रारूप क्या होगा? यहाँ पे दोनों प्रतिजन बनने चाहिए बच्चों, IA और IB, इनको साथ साथ रख सकते हैं अपन। IA ए प्रतिजन बनाएगा, IB बी प्रतिजन बनाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसका रुधिर जीन प्रारूप IA और IA क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बच्चों, इसको क्यों नहीं लिख सकते? ये A बनाएगा और ये भी A प्रतिजन बनाएगा, अब B प्रतिजन कौन बनाएगा? समस्या, इसलिए इसको नहीं रख सकते, ठीक है। औरों को भी नहीं रख सकते। तो रुधिर वर्ग AB वाले व्यक्ति का एक ही जीन प्रारूप बनेगा। यहाँ पे O रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कोई प्रतिजन नहीं होता, इसलिए स्मॉल आई ही अपन रखेंगे। इसका एक ही जीन प्रारूप होगा स्मॉल आई, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे IA या फिर IB रख दिया तो वो अपना प्रभाव व्यक्त करेगा, प्रतिजन बनाएगा, इसमें तो प्रतिजन पाए ही नहीं जाते। तो इस प्रकार बच्चों कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर आपको दे दिया जाए IA जीन प्रारूप वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से होगा, हम कह सकते हैं A रक्त समूह से होगा। अगर आपको ये दे दिया जाए कि IB स्मॉल आई जीन प्रारूप वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं
रुधिर वर्ग बी होगा, क्योंकि आई बी प्रतिजन भी बनाएगा, प्रतिजन पाया जाता है रुधिर वर्ग बी में। ठीक है ना बच्चों, इसको आप नोट कीजिए, इसे आप नोट कीजिए बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के अनुप्रयोग। ये तो बच्चों रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता हो गई, रुधिर वर्ग में आनुवंशिकी कैसे लगती है, जीन प्ररूप आ गया। ठीक है ना, 6 प्रकार के जीन प्ररूप बने। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व, या फिर लिख सकते हैं अनुप्रयोग, अनुप्रयोग या इसके उपयोग भी हो सकते हैं, एक ही बात है बच्चों। पहला देखते हैं, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के निम्न अनुप्रयोग हैं। लिखें बच्चों, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के, आनुवंशिकता के निम्न महत्व हैं, निम्न महत्व हैं। नंबर 1, सबसे पहला है बच्चों, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का उपयोग पैतृक संबंधी मामलों के निपटान में किया जाता है। लिखें, पैतृक संबंधी मामलों के निपटान में, मामलों के निपटान, या इसको लिख सकते हैं हल में। पहला, पैतृक संबंधी मामलों के निपटान में इसका कैसे महत्व है बच्चों। ठीक है ना, जैसे किसी हॉस्पिटल में बच्चों 2 बच्चों ने जन्म लिया है और उन बच्चों की अदला बदली हो गई है। डॉक्टर को ये नहीं मालूम है कि कौन सा बच्चा किस जनक का है। ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत में बच्चे लगभग एक जैसे लगते हैं, तो अदला बदली हो गई है, तो डॉक्टर कैसे पहचान करेगा कि ये वाला व्यक्ति बच्चा इस जनक का है, इन माता पिताओं ने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस वाले बच्चे को इन माता पिताओं ने जन्म दिया है। इसकी जांच, इसका निर्धारण, इस मामले की, इस समस्या का हल डॉक्टर कैसे करेगा? रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी कराएंगे इसका। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बच्चों हीमोफीलिया के मरीजों में, हीमोफीलिया के मरीजों की पहचान, के मरीजों की पहचान करने में, हीमोफीलिया के मरीज हैं उनकी पहचान रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता से कर सकते हैं। तीसरा, सफल रक्तदान में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगला, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता। अगला क्या है बच्चों? नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता। नवजात शिशुओं में बच्चों रुधिर की कमी हो जाती है और रुधिर की कमी होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रुधिर का थक्का जम जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं नवजात शिशुओं में कभी कभी आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। इसका पता भी रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के द्वारा लगाया जा सकता है। अगली बात, आनुवंशिक रोगों के निपटान में आनुवंशिक रोग होते हैं बच्चों, या निपटान में या पहचान में कर सकते हैं, की पहचान में, आनुवंशिक रोगों की पहचान में।
आनुवंशिक रोगों की पहचान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे तो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के बच्चों ये महत्व है, ठीक है ना, पेपर में पूछे जाते हैं। अब पैतृक संबंधी मामलों के निपटान में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो आप क्वेश्चन नोट करें बच्चों। पैतृकता संबंधी मामलों के निपटान में क्वेश्चन लिखें सभी। पैतृकता संबंधी मामलों के निपटान में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व को समझाइए, के महत्व को समझाइए। समझाते हैं बच्चों महत्व को। उत्तर लिखें। पैतृकता संबंधी मामलों के निपटान में, पैतृकता संबंधी मामलों के निपटान में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व को निम्न उदाहरण की सहायता से, निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। उदाहरण बच्चों इसमें लिखेंगे, उदाहरण नोट करेंगे बच्चों। माना कि एक शिशु का रुधिर वर्ग, माना कि एक शिशु का रुधिर वर्ग बी है। कोई भी शिशु है बच्चों, इसका रुधिर वर्ग क्या है, बी। ठीक है ना। आगे, जिस पर दो दंपत्ति अधिकार जमा रहे हैं, जिस पर दो दंपत्ति अधिकार जता रहे हैं, इसका क्या मतलब है बच्चों, दो जनक या दो माता पिता हैं, वो उस पर अधिकार जमा रहे हैं। ठीक है ना। एक माता पिता कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है और दूसरे माता पिता कह रहे हैं कि ये वाला बच्चा हमारा है। ठीक है ना। अब उन माता पिताओं के रक्त समूह क्या हैं, उनको भी यहाँ पे लिखें। आगे लिखें, एक दंपत्ति में, एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग, पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है भैया, ओ। ओ, ठीक है ना। क्या है भैया, ओ। इसका जीन प्ररूप क्या होगा, स्मॉल आई, स्मॉल आई है। तथा स्त्री का रुधिर वर्ग, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी, इसका जीन प्ररूप दे रखा है भैया आई ए आई बी है। तथा दूसरे दंपत्ति, तथा दूसरे दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग, ये भी दे रखा है भैया, पुरुष का रुधिर वर्ग, ये भी बच्चों आपको दिया हुआ है भैया ए। इसके जीन प्रारूप भी आपको दिए गए हैं, आइए आइए है।
तथा स्त्री का रुधिर वर्ग क्या दिया हुआ है भैया? बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? बी। इसके भी जीन प्रारूप दे रखे हैं आपको, आई बी स्मॉल आई। ठीक है ना भैया? है, आई बी स्मॉल आई है। तो मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार, मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार, इन परिस्थितियों में शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हैं। देखो ध्यान से, बच्चे का रुधिर वर्ग बी है बच्चों, शिशु का। दो दंपत्ति अधिकार जमा रहे हैं। पहले दंपत्ति का रुधिर वर्ग में, पहले दंपत्ति में पुरुष का दे रखा है ओ और स्त्री का दे रखा है क्या? ए बी। दूसरे दंपत्ति में पुरुष का दे रखा है क्या? ए, और स्त्री का क्या दे रखा है? बी। ठीक है ना? अब ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आप बच्चों आप ये देखेंगे कि पहले दंपत्ति के द्वारा रुधिर वर्ग बी वाला शिशु उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति या दूसरे दंपत्ति जो हैं वो भी बी रुधिर वर्ग वाला शिशु पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर जो दंपत्ति बी रुधिर वाला शिशु उत्पन्न कर सकता है तो वो शिशु जो है उसी दंपत्ति का होगा। तो इसकी मेंडल के नियम के अनुसार चर्चा करते हैं। देखो, मेंडल के नियम के अनुसार इन परिस्थितियों में शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावना है। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम दंपत्ति की बात करते हैं कि प्रथम दंपत्ति बी रुधिर वर्ग वाला शिशु पैदा कर सकते या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, प्रथम दंपत्ति की बात करते हैं। प्रथम दंपत्ति में बच्चों क्या है? इधर बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, जगह बच जाएगी। प्रथम दंपत्ति की बात कर लेते हैं। पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है भैया और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है? पुरुष का रुधिर वर्ग है बच्चों ओ, स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है भैया? ए बी। ओ का जीन प्रारूप आपको दे रखा है स्मॉल आई। इसका जीन प्रारूप भी आपको दे रखा है भैया, इसका जीन प्रारूप भी आपको क्या दे रखा है? आई ए और आई बी दे क्या रखा है? इसका तो जीन प्रारूप यही होगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, ये जनक पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई भैया? जनक पीढ़ी हो गई। आ जाओ बच्चों मेंडलों के नियम पर, क्रॉस कैसे करवाते हैं। ये जनक पीढ़ी हो गई। अब युग्मक बनाएंगे बच्चों। युग्मक बनाएंगे तो बेटा अर्धसूत्री विभाजन तो करवाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसके युग्मक बनेंगे स्मॉल आई। इनको अलग अलग कर दीजिए, युग्मक हो गए। यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। आई ए आई बी दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाएंगे तो युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? देखो, युग्मकों का निर्माण हो गया। यहाँ पर लिख देंगे अपन युग्मक। क्या है बच्चों? ये युग्मक हैं ये वाले। ठीक है ना? आगे अब बच्चों मेंडलों के नियम के अनुसार अपन क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस कैसे करवाएंगे? देखो, इसका क्रॉस करवाइए आप इससे। क्या आया? आई ए
और स्मॉल आई आया, यहाँ पे आई ए है और यहाँ पे क्या है स्मॉल आई। इसी का फिर करवाइए बच्चों इस युग्मक से क्रॉस करवाइए, आई ए स्मॉल आई, सॉरी आई बी है बच्चों को, आई बी स्मॉल आई, ठीक है ना। इसका दोनों से करवा लिया, अब इसका दोनों से करवा दीजिए, आई ए स्मॉल आई, क्या आया भैया आई ए स्मॉल आई। इसी का फिर इससे करवा दीजिए, क्या है भैया आई बी स्मॉल आई, ठीक है ना। ये आ गए बच्चों जीन प्रारूप आ गए, क्या आ गए भैया जीन प्रारूप आ गए ये वाले, ठीक है ना। अब इस जीन प्रारूप का रुधिर वर्ग भैया कौन सा होगा बेटा, इस जीन प्रारूप का रुधिर वर्ग क्या होगा, दिमाग लगाइए। अभी सारणी बताई थी कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं। आई ए पाया जा रहा है, ए प्रतिजन उत्पन्न करेगा, स्मॉल आई पाई जा रहा है, कोई प्रतिजन उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब इस वाले रुधिर जीन प्रारूप से केवल प्रतिजन ए वाला रुधिर उत्पन्न होगा। तो प्रतिजन ए जिस रुधिर में पाया जाता है तो वो तो बच्चों रुधिर वर्ग ए होता है, ये वाला रुधिर वर्ग बी होगा, ये वाला रुधिर वर्ग ए होगा और ये वाला रुधिर वर्ग क्या होगा बी होगा। ये बच्चों रुधिर वर्ग किन के हैं, शिशुओं के रुधिर वर्ग हैं बच्चों, ये भैया शिशुओं के रुधिर वर्ग हैं कि ए जो दंपत्ति हैं, प्रथम जो दंपत्ति जो है क्रॉस करवाया इनके बीच में, ठीक है, निषेचन करवाया। ए जो दंपत्ति हैं वो ए रुधिर वर्ग वाला शिशु भी उत्पन्न कर सकते हैं और बी रुधिर वर्ग वाला भी शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शिशु बच्चों इनका हो सकता है क्योंकि ये उत्पन्न कर सकते हैं बी रुधिर वर्ग वाला शिशु, क्योंकि शिशु का रुधिर वर्ग भी तो बच्चों बी है। अब द्वितीय दंपत्ति की बात कर लेते हैं, चलो द्वितीय दंपत्ति की भैया बात कर लेते हैं। द्वितीय दंपत्ति भी क्या रुधिर वर्ग बी वाला शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं भैया, चलो मैं इसको यूँ लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि सेपरेशन हो जाए। यहाँ पे जनक पीढ़ी लेंगे बच्चों, जनक पीढ़ी क्या है भैया पुरुष है और क्या है स्त्री है। द्वितीय दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग बेटा आपको दिया हुआ है बुक में, क्या दिया हुआ है भैया, पुरुष का रुधिर वर्ग दिया हुआ है ए, इसका रुधिर वर्ग ए दिया हुआ है भैया, इसका रुधिर वर्ग क्या दिया है बी भैया। इसका जीन प्रारूप दिया हुआ है आई ए, इसका जीन प्रारूप भी दिया हुआ है आपको आई बी स्मॉल आई, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनाते हैं। लिख देंगे यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर भी भैया युग्मक बनाते हैं। देखो क्या मामला बनेगा युग्मकों का, देखो ध्यान से, युग्म विकल्पियों को अलग अलग कर दो, युग्मक बन जाएंगे। आई ए युग्मक बने, इससे क्या बने आई बी और स्मॉल आई, इससे युग्मक बने, ठीक है ना भैया। यहाँ पे लिख देंगे भले युग्मक, क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे युग्मक लिख देंगे, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख देना। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। देखो इसका क्रॉस इससे करवाओ आई ए आई बी, इसका क्रॉस फिर इससे करवाओ आई ए स्मॉल आई, इसका क्रॉस इससे करवाओ बच्चों आई ए आई बी, इसका क्रॉस इससे करवाइए आई ए स्मॉल आई। ये बच्चों जीन प्रारूप हो गए, क्या हो गए भैया जीन प्रारूप हो गए भैया ये वाले, ठीक है ना। अब रुधिर वर्ग निकाल के देखते हैं भाई, रुधिर वर्ग शिशुओं के रुधिर वर्ग निकाल के देखते हैं कि बी दंपत्ति जिन शिशुओं को उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उनका रुधिर वर्ग क्या है। इसका रुधिर वर्ग भैया ए बी होगा, क्या होगा ए बी, इसका होगा भैया ए, इसका होगा भैया ए बी, इसका क्या होगा भैया ए। देखो दंपत्ति द्वितीय दंपत्ति जो है ए बी रुधिर वर्ग वाला शिशु और ए रुधिर वर्ग वाला शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, बी रुधिर वर्ग वाला शिशु उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए जो शिशु जो होगा बच्चों वो प्रथम दंपत्ति का होगा। किसका होगा बच्चों, प्रथम दंपत्ति का शिशु होगा, ठीक है ना बच्चों। आप इसे नोट कीजिए, समझ में आ गया ना। आप इसे बच्चों नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए बच्चों, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब नोट कर लीजिए, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आपने लगानी है, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं अंगदान
बच्चों हेडिंग तो बाद में लगाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। लिखे बच्चों, प्रथम दंपत्ति बी रुधिर वर्ग वाला शिशु, प्रथम दंपत्ति बी रुधिर वाला शिशु वाले करो, बी रुधिर वाले वर्ग वाले शिशु को जन्म दे सकते हैं, जबकि द्वितीय दंपत्ति बी रुधिर वर्ग वाले शिशु को जन्म नहीं दे सकते, हैं, अतः शिशु प्रथम दंपत्ति का होगा, अतः शिशु जो है बच्चों कौन से दंपत्तियों का होगा भैया? शिशु होगा, प्रथम दंपत्तियों का शिशु होगा। ठीक है, नोट करें। आगे हेडिंग डालें बच्चों, आगे बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे अंगदान एवं देहदान। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों? अंगदान एवं देहदान आप लोग हेडिंग लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों, लगाएं हेडिंग। थोड़ा सा माइक में दिक्कत है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं भैया। अंगदान एवं देहदान। अंगदान किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए, पहली हेडिंग लगाइए आप लोग अंगदान। लास्ट का पार्ट तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अंगदान के बारे में। अंगदान, कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने अंग को दान कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों आंखें दो पाई जाती हैं तो एक आंख का दान कर सकता है। ठीक है ना भैया? किडनी दो पाई जाती हैं तो एक किडनी का दान कर सकता है। एक किडनी के बलबूते पर भी आदमी या व्यक्ति जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना? तो लिखें बच्चों इसमें जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना, कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। अंगदान कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? आगे लिखें, डैश लगा के लिखें, स्टार लगा के। भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना बच्चों? स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले। ठीक है ना? 13 अगस्त को मनाया जाता है। आगे लिखें, भारत में प्रति 10 लाख
10 लाख व्यक्तियों में से केवल में से, आगे लिखें, अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या 80,000 या लिख सकते हैं 0.8 लाख है। ठीक है, ये बच्चों आंकड़ा लगाया गया है। लगभग 10 लाख व्यक्तियों में से 80,000 जो व्यक्ति हैं वो अंगदान करते हैं। ठीक है ना, लगभग आंकड़ा लगाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें बच्चों, देहदान। देहदान का मतलब है अपने शरीर को ही दान करना। ठीक है ना, देहदान का मतलब है अपने शरीर को ही दान करना। ठीक है ना। बहुत से व्यक्ति हैं जो पहले ही घोषणा कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का उपयोग कर लेना। ठीक है ना, किसके लिए कर लेना? चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है ना, देह पर, मृत देह पर चिकित्सक जो है एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने अपनी देह को दान करने की घोषणा कर दी है, जैसे क्रिकेटर गौतम गंभीर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो इसके बारे में लिखा देंगे। हेडिंग डालें आप लोग, देहदान। देह का मतलब होता है शरीर, देहदान। ठीक है ना, लेकिन अपनी देह को चिकित्सकीय, अपनी देह को चिकित्सकीय शिक्षण तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए दान करना, ठीक है ना बच्चों, देहदान कहलाता है। देहदान कहलाता है, देहदान कहलाता है। ठीक है ना भैया। अगली आप लोग हेडिंग लगाएं, अंगदान एवं देहदान के महत्व। अंगदान एवं देहदान के महत्व। अंगदान एवं देहदान के महत्व या फिर आवश्यकता, महत्व या फिर बच्चों आवश्यकता। ठीक है ना बच्चों। इसमें देखें बच्चों, तो बच्चों ध्यान दें भैया, पहला, मानव समाज की भलाई के लिए अंगदान एवं देहदान परम आवश्यक है। ठीक है ना बच्चों। अंगदान के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, बिल्कुल बचाया जा सकता है। चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो मृत देह पर प्रयोग करके अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। ठीक है ना भैया। और एक देह से लगभग 50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है बच्चों, इसलिए देहदान एवं अंगदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, किसी भी संप्रदाय का हो, वो अंगदान कर सकता है। दूसरी बात यह है बच्चों, अंगदान करना एवं देहदान करना कानूनी रूप से वैध है। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लगाकर। आगे बच्चों बात करते हैं, एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। स्पेशल पॉइंट लिख लें बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है ना। देखें, पहला महत्वपूर्ण बिंदु, रुधिर वर्ग ओ बाला व्यक्ति जो है
सर्वदाता मतलब डोनर, DONAR, ठीक है ना बच्चों, ओ आ रहा है, डोनर मतलब ओ, सर्वदाता होता है, ठीक है, होता है। सभी रुधिर वाले व्यक्तियों को ये रुधिर दे सकता है, होता है। दूसरा, रुधिर वर्ग AB वाला व्यक्ति सर्वग्राही मतलब एक्सेप्टर, सर्वग्राही होता है, ठीक है ना, सभी से रक्त ले सकता है। तो ओ वाले व्यक्ति सभी को रुधिर दान कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट रूप से, और AB वाला सभी का ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। ओ वाला व्यक्ति जो है, इसको, ओ वाले व्यक्ति को अगर रक्त चाहिए तो इसको ओ वाला व्यक्ति ही रक्त दे सकता है, ठीक है ना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो है, AB रुधिर वर्ग वाला, ये सबसे ग्रहण कर सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें भी बच्चों कारण है, इस कारण को समझते हैं, इसको नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है ना। आप पीछे जो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको करें, आप सॉल्व करें उनको, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए या फिर अब तक कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो उसी वीडियो में जिसमें वो टॉपिक है आप उसमें कमेंट करें। धन्यवाद।